जांच एजेंसियों ने जब उनके भ्रष्टाचार की जांच शुरू की तो ये लोग जांच एजेंसियों को भी गालियां देने लगे हैं। लेकिन आज मैं ऐसे लोगों को डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। जिन्होंने जनता को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। और मेरे तेलंगाना के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीआरएस और कांग्रेस अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के की दो बाजू है। कांग्रेस ने 7 दशक में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जो मॉडल डेवलप किया, बीआरएस उसी पर चल रही है। दोनों की मंशा मिलकर राज्य की संपत्ति को लूटने की है। ये दोनों पार्टियां अपने बेटा बेटी को आगे बढ़ाने में लगी है। उन्हें आपके बेटे बेटियों की कोई परवाह नहीं है। बीआरएस ने सत्ता में आने के लिए जो बड़े बड़े वादे किए थे, उनमें से किसी वादे को पूरा नहीं किया। तेलंगाना की सरकार ने युवाओं के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। टीएस, पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को 9 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ धोखा मिल रहा है। छात्रों ने वर्षों तक परीक्षा होने का इंतजार किया और जब परीक्षा का ऐलान हुआ तो पेपर लीक हो गया। बीआरएस की नाकामी ने तेलंगाना की एक पूरी पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर दिया। और ये हाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, राज्य में होने वाली हर परीक्षा में गड़बड़ी इस सरकार की पहचान बन गई है। आज युवा पूछ रहे हैं, बीआरएस के रोजगार के वादे का क्या हुआ? हर महीने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करके बीआरएस ने इस वादे को भी पूरा नहीं किया। आज भी तेलंगाना में टीचर्स के हजारों पद खाली है और हजारों स्कूल तो ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। आप मुझे बताइए, तेलंगाना के युवाओं को धोखा देने वाली, उनके भविष्य से खेलने वाली बीआरएस सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? इनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हर गांव गली से हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? ना कुटुंब सभ्युलारा, बीआरएस ने तेलंगाना के मेरे गरीब भाई बहनों पर उनको जो डबल बेडरूम के वाले घर देने के सपने दिखाए थे, लेकिन ये वादा भी बीआरएस का हवा में उड़ गया। एक तरफ बीआरएस का ट्रैक रिकॉर्ड है तो वहीं बीजेपी का सेवा काल भी है। केंद्र में बीजेपी सरकार ने हमारे पिछले 9 साल के सेवा काल में गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बना करके दिए हैं। पीएम आवास योजना अर्बन के तहत तेलंगाना में भी शहरों में 2,50,000 से ज्यादा घर बने हैं। हमने गरीब की हर चिंता का, हर जरूरत का ध्यान रखा है। 3-4 दिन पहले ही
हमने ये भी तय किया है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को, आप जानते हो, जब कोविड का कालखंड था, पूरी दुनिया जिंदगी और मौत का संकट झेल रही थी। परिवार में एक व्यक्ति दूसरे को मिल नहीं पा रहा था, कामकाज ठप हो चुके थे। तब गरीबी से निकला हुआ मोदी, जो गरीबी को भली भांति जानता है, समझता है, गरीबी को जी करके आया है, उसने तय किया कितना ही संकट क्यों ना आ जाए, मैं गरीब के बच्चों को भूखे नहीं सोने दूंगा। मैं गरीब का चूल्हा कभी बुझने नहीं दूंगा। और इसलिए हमने गरीबों के लिए मुफ्त अन्न की योजना शुरू की। आज भी इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है और ये योजना ये दिसंबर में पूरी होने वाली है। दिसंबर में योजना पूरी हो रही है, लेकिन गरीबी को जानने वाला मोदी गरीबों को ऐसे असहाय नहीं छोड़ सकता है। और इसलिए मैंने संकल्प किया है, मैंने निश्चय किया है कि गरीबों को जो आज अन्न मिल रहा है, उसे आने वाले 5 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। 5 साल और बढ़ाया जाएगा। आप सब अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश चालू कीजिए। गरीबों के कल्याण में आपके मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए। गरीबों के कल्याण के लिए मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए। 5 साल के लिए मुफ्त अनाज की इस योजना के समर्थन में आप अपनी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। हर एक के मोबाइल की फ्लैश लाइट चलनी चाहिए। ये गरीबों के कल्याण के लिए है। ये मोदी की गारंटी का समर्थन है। ये मोदी की गारंटी का समर्थन है। गरीबों का कल्याण ये हमारे दिलों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना में हैदराबाद की जनता को संबोधित कर रहे हैं। अब बात किसका गढ़, छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का वोटिंग चुनाव हो चुका है। ऐसे में आज क्या कुछ रहा उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। पहले चरण के मतदान को 5 बजे तक खत्म हो गई है। साथ ही कहा यह जा रहा है कि 70% के आसपास जो वोटिंग है वो वहां पर हुई है। और ऐसे में ये देखिए 20 सीटों पर वोटिंग आज हुई। साथ ही 20 सीटों पर कई दिग्गजों का जो भविष्य है वो भी ईवीएम में आज कैद हुआ है। शाम तक छत्तीसगढ़ में लगभग 70% के आसपास जो मैंने आपको बताया वहां मतदान हुए। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इसमें 25 महिला उम्मीदवार शामिल थीं। पहले चरण में राज्य के तकरीबन 40,78,681 मतदाताओं ने मतदान किया। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार अगर जिलावार मतदान प्रतिशत पर गौर करें तो 3 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले में हुई है। यहाँ 73% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा सबसे कम मतदान 3 बजे तक बीजापुर जिले में किया गया। यहाँ तकरीबन 30% मतदाताओं ने मतदान किया है। वहीं दूसरे चरण के लिए 17 नवंबर को वोटिंग यहाँ होगी। चुनाव के नतीजों की घोषणा 3 दिसंबर को की जाएगी। राज्य में मतदान के दौरान क्या कुछ खास रहा, इसको लेकर ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी आज जुड़ेंगे, चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जो स्टेट हेड हैं वो जुड़ गए हैं और भी हमारे जो रिपोर्टर्स होंगे उनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, कहा जा रहा है शाम के 5 बजे तक 70% के आसपास वोटिंग हुई है। एवरेज वोटिंग 40, 44, 45 के आसपास मानी जाती है। 70% वोटिंग मतलब बहुत अच्छा वोट किया गया है। नए वोटर्स जुड़े जिनमें उत्साह रहा, उन्होंने वोट किया। क्या कहेंगे सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज पर बातचीत? अनिल पुसतकर जी, चलिए आपसे थोड़ी देर में हम जुड़ जाएंगे, लेकिन आपको
पहले चरण के मतदान में क्या कुछ रहा वो हम बता रहे हैं। 17 तारीख को दूसरे चरण का छत्तीसगढ़ में वोटिंग वहां पर होगी और ऐसे में कांग्रेस की बड़ी घोषणाएं इस बार के चुनाव में क्या रही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है तो पहले की तरह इस बार भी कर्ज माफ कांग्रेस करेगी। 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद भी करेगी। मुफ्त शिक्षा देगी कांग्रेस सरकार। तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 6000 रुपए के आसपास दिया जाएगा। 200 यूनिट तक बिजली फ्री किया जाएगा। गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी है। 17.5 लाख परिवारों को आवास दिया जाएगा। साथ ही 10 लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ तिवरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। 700 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। तो ये कांग्रेस की घोषणाएं हैं। बीजेपी की घोषणा पत्र में क्या कुछ है, एक बार जल्दी से उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर बीजेपी देगी। छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना करवाएगी। कृषि उन्नति योजना की भी प्लान है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद सरकार करेगी। 3100 रुपए प्रति क्विंटल के दर से धान खरीदेगी। विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना उनके अकाउंट में दिया जाएगा। 2 साल में 1 लाख खाली पदों पर भर्ती होगी। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर रानी दुर्गावती योजना चलाया जाएगा। तेंदुपत्ता खरीदने पर सरकार, अगर कोई किसान बेच रहा है तो एक बोरी का हिसाब 5,500 रुपए सरकार चुकाएगी। अनिल पुसदकर जी हमारे साथ जुड़ गए। मतदान परसेंटेज की मैं बात कर रही थी। 5 बजे तक जो मतदान हुए जिन इलाकों में 70% तक वोटिंग की खबर है टोटल। पहले चरण में 10 सीटों पर जहां पर वोटिंग हुई वहां आपने भी कहा कि कई जगह ऐसी रही जहां पर वोटिंग अच्छी नहीं रही है, लेकिन कुल मिलाकर एवरेज शाम तक 70% वोटिंग कैसे देखते हैं? जी देखिए, इस हिसाब से देखा जाए तो कुल मिलाकर वोटिंग ठीक ही रही। सुबह जो है कोंटा में जो है कोंटा के इलाके में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ, फिर एक फायरिंग हुई, फिर बाद में सुकमा के जंगलों में मुठभेड़ हुई। उसके बावजूद कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर एक कोंटा सीट को छोड़ दें तो अमूमन जो है सारी सीटों पर औसतन वैसी ही रही। हालांकि मतदान का प्रतिशत इस बार कम है और 5.48 पिछले 2018 के चुनाव की तुलना में कम हुआ है। इससे पहले भी जो है 1% कम हुआ था 2013 में। तो 70% और अगर मतदान होता है, जब हम हमारे छत्तीसगढ़ को लोग पिछड़ा और आदिवासियों का क्षेत्र कहते हैं, तो 70% जो वोट है ये एक अच्छा मतदान प्रतिशत है। और एक कवासी लखमा जो मंत्री, तो ये जो परसेंटेज है 70% का, कहा जाता है औसत प्रतिशत 40, 45, 50 तक जाता है। 70 इसका मतलब नए वोटर्स जुड़े हैं, नए वोट करने वाले लोग जुड़े हैं, उत्साहित लोग जुड़े हैं, इसीलिए 70 तक गया। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 2018 में 76% वोट मतदान हुआ था, तो 76% की तुलना में इस बार 5% कम है। तो मतदान तो अच्छा हुआ है। एक जो सीट है नक्सल प्रभावित जो बस्तर की, वहां मतदान बढ़ा है। जो मैदानी क्षेत्र में, जैसे मान लें एक कबीरधाम क्षेत्र है कवर्धा, जो एक कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर की विधानसभा है, वहां पर 9% मतदान कम हुआ है। राजनांदगांव मुख्यमंत्री की सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री की, वहां पर मतदान प्रतिशत 2% कम हुआ है। लेकिन बस्तर के जो है नारायणपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर में यहाँ मतदान ज्यादा हुआ। भानुप्रतापपुर में तो 89% हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान जो है यहाँ हो रहा है। तो भानुप्रतापपुर में, अंतागढ़ में अगर यहाँ मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है, नारायणपुर में थोड़ा सा कम हुआ है। नारायणपुर में 4%। 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ, 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल पुसदकर जी, उनके पास भी चलते हैं। प्रदीप नामदेव और हमारे साथ सत्य चंद्रकांत हमारे साथ रिपोर्टर, हमारे संवाददाता जुड़ गए। प्रदीप नामदेव, पहले चरण की वोटिंग और अच्छा खासा मतदान परसेंटेज, चुनाव के लिए उत्साहित थे पहले से छत्तीसगढ़ के लोग, क्योंकि परसेंटेज बहुत कुछ बता देता है कि लोग क्या चाह रहे थे, वोट करना, सरकार बदलना। पूरे माहौल को सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि 7 बजे से लेकर 5 बजे तक की वोटिंग में क्या देखा आपने? जी बिल्कुल, देखिए जो मतदान है वो पूरा 70% के लगभग हुआ है। और अगर 2018 की बात करें तो 2018 के चुनाव में जो बस्तर की जो 18 पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें 76 था। तो देखिए पहली बार जो इस बार हुआ है थोड़ा कम है प्रतिशत, देखिए कहीं कहीं कम नजर आ रहा है। और जो इसके
पहले हुआ था उसमें 6% ज्यादा था। और आपको बता दें कि देखिए जो उत्साह है सुबह से ही लगा हुआ था। अगर कोंटा सीट की, जैसे अनिल पुसदकर जी ने स्टेट हेड ने बताया कि जो कोंटा सीट है वहां सुबह ब्लास्ट हो गया था जिसमें एक जवान घायल हो गया था, तो उसके बाद से जो ग्राफ देखा गया है वही थोड़ा मतदान कम हुआ है। बाकी लगभग देखिए तो सभी जगह मतदान अच्छा हुआ है। भानु प्रतापपुर की बात करें तो भानु प्रतापपुर में अच्छी संख्या में लोगों ने मतदान किया, उत्साह नजर आए। और वहां के जो अधिकारी थे, सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था, अधिकारियों ने भी सोशल मीडिया पर फोटो वायरल की थी। तो देखिए जो लगातार है जो मतदान का वो जागरूक, जो चुनाव आयोग ने भी कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहे थे। तो देखिए शांतिपूर्ण मतदान नक्सल प्रभावित एरिया में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कराया गया है, क्योंकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। एक ही ब्लास्ट हुआ है जिसमें जवान है वो घायल हो गया था, पैर में उनके चोट आई थी। तो देखिए जो शांतिपूर्ण मतदान कराने की बात लगातार मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। और 70% मतदान हुआ है। और पिछले बार की अगर तुलना करें तो 2018 के चुनाव की तुलना करें तो 6% ही मतदान। चलिए चंद्रकांत जी हमारे दूसरे संवाददाता वो भी जुड़ गए। वोटर्स कितने उत्साहित थे आज पहले चरण के लिए मतदान करने के लिए? क्या लगा आपको वोटर्स को देख करके? कितने उत्साहित थे? बदलाव चाहते हैं या फिर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के साथ खुश हैं? क्योंकि कई इंटरव्यूज में कहा गया, कई लोग बोल रहे थे जब रिएक्शन लिया गया कि भूपेश बघेल को वोट देंगे। अभी क्या है सिनेरियो, क्या है? बदलाव चाहते हैं लोग? आपको दंतेवाड़ा की जगह खड़ा कर दिए। चंद्रकांत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चंद्रकांत सिंह स्टेट तो हो गए वहां से। चंद्रकांत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, आपसे वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अनिल पुसदकर जी है और दंतेवाड़ा में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। दंतेवाड़ा में 7% मतदान बढ़ा है और इस बार जो है वो 62% जो है मतदान हुआ है। दंतेवाड़ा भी वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सलियों का गढ़ है। वहां पे भी 7% जो है मतदान का बढ़ना, तो कहीं ना कहीं आप ये एक बात ये कह सकते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुलेट पर जो है बैलेट हावी रहा है। एक कोंटा सीट को अगर छोड़ दे तो सारे दंतेवाड़ा की जो बहुत सही बात कही आपने, बुलेट पे बैलेट हावी रहा, वो बहुत आगे आए हैं। 3 विधानसभाओं में तो मतदान प्रतिशत पिछले साल की तुलना से ज्यादा है, जबकि औसत प्रतिशत हम देखें 6% कम है। वहां पर अगर नारायणपुर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ और दंतेवाड़ा में अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, 12% बढ़ा है, तो ये बड़ी बात है। 80% अगर मतदान कहीं हो रहा है आदिवासी क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। मैदानी इलाकों की तुलना में आदिवासी जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो है वो ज्यादा मतदान हो रहा है, और मैदानी क्षेत्र जो पढ़े लिखे कहले जाते हैं वहां पर जो है मतदान का प्रतिशत घटा है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो 70% मतदान एक बहुत अच्छा प्रतिशत है, और ये बताता है लोग जागरूक हैं, लोग अभी भी अपने मताधिकार के लिए प्रति जागरूक हैं, और जो उनके मन में है वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इसमें इस मतदान प्रतिशत से आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। हाँ, नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर दिखता नहीं है। बढ़ चढ़ के लोगों ने मतदान नहीं किया, और कहीं बढ़ा है और कहीं कम है, तो उससे भी ये नहीं कह सकते कि सरकार जा रही करके। लेकिन ये है कि ये मतदान बताता है कि टक्कर कांटे की है। सभी प्रत्याशियों ने जमकर मेहनत की। पार्टी की जो है, दोनों पार्टियों की तुलना में मतदाताओं का व्यक्तिगत जो है वो भी जो है, वही जो मैंने कल भी आपसे पूछा था कि लास्ट के जब आप कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है तो लास्ट के इनिंग्स में वो बड़ा, जैसे कि महादेव ऐप वाला अचानक से आया, ये पूरा आपने कहा कि कल पूरा मुद्दा ईडी वर्सेस भूपेश बघेल हो गया है, तो इससे बहुत असर पड़ेगा। हो सकता है कि इसका कुछ फ्लिप आया हो इसमें। अनिल पुसदकर जी देखिए, महादेव ऐप का अगर असर पड़ा, चर्चा में महादेव ऐप की कोई कमी नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में आज चर्चा का केंद्र महादेव ऐप है। छत्तीसगढ़ क्या सारे देश में महादेव ऐप की चर्चा हो रही है। ये तो एक आरोप था। ईडी का जो है कार्रवाई का टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन अगर महादेव ऐप अगर का जो फैक्टर है ये बीजेपी के फेवर में अगर काम करता है तो बहुत दिक्कत होगी कांग्रेस को। लेकिन अगर ये बाउंस बैक करता है, भूपेश की सिंपैथी वेव के लिए क्रिएट करता है, तो फिर कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, संवाददाता प्रदीप नामदेव,
इस पूरे मुद्दे को जो सट्टा बाजी वाला जो सट्टा ऐप था जिसके बारे में तमाम चीज़ें आई, आरोप लगे, उसके बाद क्या लोगों में इसका जिरह था? क्या लोग बातचीत कर रहे थे? अगर कर भी रहे थे तो किस सेंस में था? जी बिल्कुल, देखिए बातचीत तो सब कहीं हो रही है, क्योंकि देखिए लगातार जो सत्ता ऐप है महादेव ऐप का जो प्रचार है वो भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन फिर अगर और आगे बात करें तो अगर नक्सल प्रभावित एरियो की बात करें तो वहाँ इतना सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव नहीं है। अगर वहाँ नक्सलियों वो जो नक्सल सीट है, नक्सल प्रभावित सीट है, वहाँ पर इसका कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा। महादेव ऐप का कोई वहाँ पर अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हाँ शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ इसकी चर्चाएं हैं, क्योंकि देखिए जो लगातार चीजें वायरल हो रही है तो उसकी चर्चा है, टीवी चैनल के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कई लोग। तो देखिए जो इसका प्रभाव अगर इसका पड़ता है तो इसमें भाजपा कहीं हो सकता है कि सक्सेस हो जाए, अगर लेकिन इसका कहीं उल्टा प्रभाव पड़ता है तो हो सकता है कि जो कांग्रेस पिछले बार अच्छे सीटों पे आई थी तो हो सकता है फिर फीडबैक डाले। तो देखिए कहीं ना कहीं इसका अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन जो नक्सल प्रभावित जो जहां आज मतदान हुआ है, अगर बस्तर की 12 सीट ले लें तो बस्तर की 12 सीटों में महादेव ऐप का इतना ज्यादा अंतर नहीं देखा जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में क्या क्या होगा उसको बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ। आने वाले समय में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान में क्या होगा, लोग क्या कर रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ को लेकर के तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज पहले चरण का मतदान वहाँ हो चुका है और ऐसे में लगातार हम आपको तमाम खबरें भी बता रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरें आपको बताते रहेंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।